बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोगों ने करना है, तो क्वेश्चन आप लोगों से हो गया था या कोई प्रॉब्लम थी तो पूछ सकते हैं बेटा। अभी 2-4 मिनट आपके पास हैं, उसमें आप पूछ लें क्वेश्चन, वरना फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको मैं सीजीएस बनाना सिखाऊंगा, लाइफो, फाइफो, वेटेड एवरेज मेथड, जो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चंस दिए थे, वो सारे के सारे मेथड जो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास, कोई पॉइंट अगर आपको ना समझ आया तो वो आप पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आज कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन। सर एंट्री नंबर 10 पाना, ये ना इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा है। चले मैं अभी बेटा चेक कर लेता हूँ, मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन। टेंथ ऑफ जुलाई वाली बेटा, ये वाली जुलाई 10 वाली। जी बेटा, कौन सी एंट्री पूछ रहे हैं? जुलाई 10 वाली कह रहे हैं? ये मैंने ओपन किया बेटा आपके जी सर, ये सामने, वाली 10 जुलाई वाली। 10 वाली। ओके, इसमें बेटा अगर देखिए, उसने बोला है कि जी सर। कंप्लीट वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड सेंट अ बिल फॉर 27,000 टू बी पेड विद इन 30 डेज। आपने एक वर्क किया है और उसको एक बिल भेज दिया 27,000, जो कि 30 दिन बाद आपको पेमेंट होनी है। आपने एक वर्क कर दिया, जिस तरह आप सर्विसेज करते हैं तो बेटा आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलने होते हैं, सेल्स के अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। अब ये पेमेंट आपको अभी मिलनी है, तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल मिलेगा, क्योंकि आपने भी करना है। तो कंप्लीट वर्क फॉर क्लाइंट, आपने क्लाइंट के लिए काम कर दिया, लेकिन उस क्लाइंट ने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि अब आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज रेवेन्यू के नाम से, ये अकेला रेवेन्यू के नाम से उसको आप क्रेडिट कर दें। जिस तरह हम यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करते थे ना, जब कोई चीज बेचते हैं तो आप सेल्स को क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे आप कोई चीज बेच नहीं रहे, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो वो जो आपकी सर्विसेज है वो बेसिकली आपकी सेल्स है। तो यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल ऐसे ही है जिससे भी आपने पैसे लेने हैं। हाँ, अगर ये ऐसे होता कंप्लीट वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड रिसीव 27,000, तो फिर कैश टू सर्विसेज रेवेन्यू आ जाना था। अब अकाउंट रिसीवेबल टू सर्विसेज रेवेन्यू आ जाएगा। अगर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है तो क्लाइंट का नाम डेबिट कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्लाइंट सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप उसकी जगह पे बेहतर ये है कि अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड लिख लें। जी बेटा, और कोई ट्रांजेक्शन? जी सर, बाकी हो गई थी। चलें, ओके जी। इन क्वेश्चंस को बेटा कर लीजिएगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे साथ साथ पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इश्यू आए तो बेटा आप साथ साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन, जो मैंने आप लोगों को बोला था, जो आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए थे, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर्स होगा वो मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। मीन दैट उनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि जब पेपर के अंदर आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखने के लिए भी आ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती है, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प आउट करती है फॉर टेकिंग डिसीजंस। ये जो बीच में बेटा आप लोग लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं ना, इस चीज से जरा थोड़ा परहेज करें। ये ना समझे कि मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा कि आप लोग ये लाइनें लगा रहे हैं। ये ना अगर मैं बिल्कुल ही म्यूट कर दूं आप लोगों को, फिर आप बैठे रहें मेरे, सिर्फ मुझे सुनते रहें, फिर मैं आप लोगों को सुना ही ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा बेसिकली इसका जो मेन पर्पस होता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट, कि आपने कोई भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है, उस प्रोडक्ट को आपने अगर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, उसके लिए बेटा आपको हेल्प आउट करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने उसकी कुछ सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है, तो वो सेल प्राइस डिटरमिन करने में भी बेटा आपको जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही
जिस तरह हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस किया था, इसी तरह बेटा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये उसी की एक्सपेंशन आप कह सकते हैं कि है, लेकिन मेन पर्पस बेटा क्या है, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना और फिर ये डिसाइड करना, मैनेजमेंट को ये हेल्प आउट करना टू टेक द डिसीजन अबाउट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने एक प्रोडक्ट बनाई 10 रुपए की, अब आप उसकी सेल प्राइस डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो बेटा उसके अंदर डेफिनेटली अदर एक्सपेंसेस भी शामिल है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी शामिल है, जिसमें अदर आपके जो प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने पैकिंग वगैरह की है, इसके अलावा कुछ आपने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सब कुछ ऐड करने के बाद जो आपने उसकी प्राइस डिसाइड करनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा आपकी मैनेजमेंट को ये हेल्प आउट करती है कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा भी, एंड देन डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और ये आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को डिसाइड करने में आपको हेल्प आउट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को देखें, इज to calculate the cost per unit, whereas the objective of management accounting is to provide information about the management for decision making purposes। ये मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, अकाउंटिंग का मतलब ये होता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा जिसकी चीज के बारे में आपको बताएगी वो होगी पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन। लेकिन जब आप कोई यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर मटेरियल भी लगेगा, उस मटेरियल के ऊपर बेटा आपकी जो लेबर है उसको भी आपने पे किया होगा, लेबर के साथ साथ आपके जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो भी शामिल होंगे। अब आप सारा कुछ शामिल करने के बाद एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपकी कितनी कॉस्ट आती है वो कैलकुलेट करना, वो आपको बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके बाद जब आपको पर यूनिट कॉस्ट का पता चल गया तो फिर मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि हमने इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी है जिससे आप लोगों को फायदा हो, ना कि आपको नुकसान हो। ओके अब अगर बेटा अगर देखिए तो इसका यूजेस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपके सामने बेटा उसके इस्तेमाल लिखिए हैं, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, वन बाय वन मैं जस्ट आपके लिए रीड कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके लिए यूज की जाती है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा बेटा आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ये डिसाइड करने में भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं 4-5 किस्म की, मुख्तलिफ किस्म की, तो एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर कॉस्ट आप जी सॉरी बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर आपकी आवाज, मेरी आवाज कम आ रही है, बाकी लोगों को भी कम आ रही है? नहीं आपकी आवाज सर आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज में प्रॉब्लम है, कट रही है। जी बेटा सभी को कट की आवाज आ रही है मेरी? देखिए बेटा अगर तो एक तो जी सर। जी सर। मेरी तरफ से बेटा नेट का तो इशू कोई नहीं आ रहा फिलहाल, तो सिग्नल पूरे आ रहे हैं, हो सकता है बीच में कोई इंटरप्शन हो रही हो। चलिए अभी देखिए शायद ठीक हो जाएगी अभी 1-2 सेकंड के अंदर। वैसे मेरा ख्याल है कि आवाज मेरी तरफ से तो सही है, लेकिन हो सकता है बेटा इंटरनेट की कोई आपको पता है कि सिग्नल्स का वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से शायद इंटरप्शन हो रही हो। तो ये मैं अभी सिर्फ आपके सामने जो लिखी चीजें सिर्फ वही बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे इसको देखते भी जाएं, ये मैंने हाईलाइट किया तो यही चीजें बेटा मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके तो नंबर 1 बेटा मैंने बोला कि कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, नंबर 2 सेलिंग प्राइस डिटरमिन करने के लिए, नंबर 3 आप ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी 5 से 6 मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बना रही है तो आप क्या करते हैं कि आप हर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। जब आप उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा हर प्रोडक्ट की, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है। फिर जब आप उसकी सेल प्राइस डिसाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये मार्केट में इसकी सेल प्राइस बहुत हाई है, तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। जिस तरह बेटा अक्सर आप देख लें हमारी कंट्री के अंदर जो टेक्सटाइल मिलें हैं वो मोस्टली बंद हो चुकी हैं। वो क्यों बंद हुई? इसीलिए बंद हुई कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई, बिजली के बिल महंगे होने की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से, कि जब उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट निकाली तो वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट ही नहीं कर सकते। अगर एक कंपनी जो है वो कपड़ा बना के 1000 रुपए का सूट बेच रही है तो मे बी एक कंपनी जिसको सूट ही 1500 का तो घर में पड़ रहा है तो वो 1000 का कैसे बेचे मार्केट में? तो वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगी 1000 रुपए वाले को। सो दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा आपको ये भी हेल्प आउट करती है ये डिसाइड करने के लिए कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओके बेटा, इट हेल्प्स टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली बेटा जब आप कॉस्ट आपकी आती है तो अगर आप कुछ जगह पे
प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे वेस्टेज हो रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार फलां डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करती है कि अगर आपको लगता है कि फलां डिपार्टमेंट के अंदर हर महीने कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो आप उसकी रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। जब रीजन फाइंड आउट करोगे तो कोई ना कोई तरीका आपको मिलेगा जिसके बाद आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में भी मैनेजमेंट को जो है वो हेल्प आउट करेगी। जो अभी बेटा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं, इस वजह से इन कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है और सुनना है। जो प्रॉब्लम आपको जहां पे ना समझ आए वो आपने मेरे से फौरन पूछना है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट होती है और कुछ कॉस्ट होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है आपकी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी बेटा वो कॉस्ट होंगी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं होंगी लेकिन उसका इंपैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मटीरियल, आप एक बॉल पॉइंट बनाते हैं, बॉल पॉइंट बनाने में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, वो जो प्लास्टिक की कॉस्ट है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल एक क्लर्क रखा हुआ है आपने वहां पे कंपनी के अंदर, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी है बेटा वो भी तो हमने अपनी प्रोडक्शन में से निकालनी है ना, हमने उसी में से प्रॉफिट निकालना है ना अपना। उसका जो कॉस्ट होगा वो भी हम प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकली। तो वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है बेटा लेकिन फिर भी उसको हम ऐड करेंगे, दोस कॉस्ट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसकी मैं आपको बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ लेक्चर ले रहा हूँ, आप मेरे लिए प्रोडक्ट है, तो मेरी जो सैलरी है यूनिवर्सिटी के लिए, अब ये जो सैलरी मुझे पे की जाएगी ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी इस प्रोफेसर को हमने लेक्चर के पैसे देने हैं, तो ये कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे हम इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नेट भी इस्तेमाल हो रहा है, यूनिवर्सिटी के पंखे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बिजली भी इस्तेमाल हो रही है। अब वो कॉस्ट भी तो ऐड होनी है ना आपकी जब फीसिस ली जाएंगी, तो बेसिकली वो कॉस्ट भी हम प्रोडक्ट के ऊपर ही ऐड करेंगे लेकिन उन कॉस्ट को हम नाम देंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट का। प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट निकाली जाती है बेटा वो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ऐड करके निकाली जाती है, फिर पर यूनिट कॉस्ट निकलती है। ये नहीं होता कि हमने सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करना है, बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हमने इग्नोर कर देना है। नो, हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे, हम उनको भी ऐड करेंगे। अच्छा, तीन चीजें बेटा मैं बार बार रिपीट करूंगा, मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल क्या होगा? वो मटेरियल सिंपल मीन बेटा जो प्रोडक्ट बनाने में आप मटेरियल इस्तेमाल करोगे वो आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी। लेबर क्या होगा? लेबर जो बंदा उसके साथ डील कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो लेबर कॉस्ट होगी। और एफओएच क्या होगी? जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट एक्सपेंस हो गया, बिजली का एक्सपेंस हो गया या अदर एक्सपेंसेस छोटे मोटे हो गए, वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। अच्छा, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एफओएच में हमेशा आपके इनडायरेक्ट एफओएच ही होते हैं। अब ये क्या चीजें होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मटेरियल कॉस्ट है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या बनेगी और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी। फॉर एग्जांपल आप एक डाइस बनाते हैं, आपकी जो कंपनी है वो एक डाइस प्रोड्यूस कर रही है जिसके ऊपर खड़े होकर लेक्चर दिया जाता है। अब वो डाइस के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है ना डाइस के ऊपर, वो जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। 1000 रुपए की लकड़ी लगी, 2000 की लगी, 3000 की लगी लकड़ी, वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, उस लकड़ी को जोड़ने के लिए आपने कील भी इस्तेमाल की है, तो 10-12 कील भी लगे हैं, उसको जोड़ने के लिए आपने ग्लू का भी इस्तेमाल किया या कुछ और भी आपने छोटी मोटी चीजें इस्तेमाल की, वो भी इस प्रोडक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अब आपने वो जो कीलें थी वो 1000 रुपए की, आपने इतनी सारी कीलें मंगवाई थी, उसमें 10-12 कीलें लगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1000 रुपया कॉस्ट मैंने किसी एक डाइस के ऊपर डाल देनी है। नो, डायरेक्ट मटेरियल के साथ वो जो कील इस्तेमाल किया हम लोगों ने, वो जो हमने ग्लू इस्तेमाल किया, वो जो मटेरियल है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब 10 रुपए की कील डालूं, 20 के डालूं, 30 का ग्लू डालूं, 40 का डालूं, 1000 का डालूं, कितने का डालूं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कॉस्ट डालेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप डिफरेंस समझें कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। तो बेटा वो मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, मीन दैट जिसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट बनती है, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल। इस तरह मैंने बोला लकड़ी जो है वो वहां पे आपका डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? उस डाइस को जो बनाएगा, जो मजदूर डाइस को बनाएगा, उसकी जो सैलरी होगी वो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उस मजदूर की जो सैलरी है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब उस जहां पे फैक्ट्री के अंदर वो बंदा बना रहा है उसके बाहर आपने एक गार्ड भी खड़ा किया हुआ है,
आपने उसको पीएन भी दिया हुआ जो उसको पानी शानी पिलाता है, उसकी भी सैलरी अब आएगी। उन लोगों की जो सैलरियां होंगी वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। ये दोनों कॉस्ट हम प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, उनकी सैलरी भी ऐड होगी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, जो इनडायरेक्ट वे से रिलेटेड होगा वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। इसकी एग्जांपल अगेन मैं आपको यूनिवर्सिटी की देता हूँ। हम जितने भी टीचर्स हैं, हमारी जो सैलरी है वो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं, यूनिवर्सिटी में क्लर्क भी हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर और भी बहुत सा स्टाफ है जो मुख्तलिफ किस्म के काम करता है, स्वीपर्स हैं, अब उनकी भी सैलरियां पे की जाती हैं। अब है वो भी यूनिवर्सिटी के लिए कॉस्ट है, लेकिन उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उनकी कॉस्ट भी शामिल करके, हमारी कॉस्ट शामिल करके, फिर आप लोगों की जो है वो फीस डिसाइड की जाती है कि आपकी कितनी फीस होगी कि जिसमें यूनिवर्सिटी के सारे खर्चे जो है वो पूरे हो जाए और यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट भी हो। So this is called what does mean by direct material or indirect material, and what does mean by direct labor and indirect labor. Factory overheads क्या होते हैं बेटा? All the expenses related to the factory. For example, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, अदर छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे के सारे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे बेटा आपके एफओएच में आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगे। तो जितने फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं बेटा उन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करते। उनकी कॉस्ट हम अब देखें, जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर पंखे चलते हैं, ठीक हो गया। अब मैं एक एक पंखे का बिल एक एक स्टूडेंट के ऊपर नहीं डाल सकता। ओवरऑल जो बिल बनेगा यूनिवर्सिटी का, ओवरऑल जो बिल बनेगा पूरी यूनिवर्सिटी का 1 करोड़ 2 करोड़ या जितना भी बनता है 20 लाख 30 लाख महीने का, वो हम पर स्टूडेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी मेथड के जरिए। वो मैं बताऊंगा क्या मेथड हो सकता है, उसके जरिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि जी बीबीए की क्लास यहाँ 1.5 घंटा बैठी थी, बीबीए की क्लास को 2000 रुपया बिल डाल दो, एमबीए की क्लास यहाँ पे आधा घंटा बैठी थी तो उसको 1500 डाल दो। इस तरह नहीं होता बेटा, ओवरऑल कॉस्ट डाली जाएगी अप्रोक्सीमेट के हिसाब से, और वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट में ऐड कर दी जाएगी, जिसके बाद फिर आपकी सेल प्राइस डिसाइड की जाएगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? हर वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो आपका एफओएच। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है और इनडायरेक्ट लेबर क्या है। यहां तक प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू बेटा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लें अभी, क्योंकि मैंने ये वर्ड बार बार यूज करने आ गए। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? यस नो में बोला करें बेटा, कोई पर्सन आंसर का जवाब, मतलब अगर समझ आ गई तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो मुझे बताएं। जी उसमें बेटा ओके सर, समझ आ गई है। आगे समझ बेटा। जी फरवा बेटा। ओके सर। जी सर। अभी तो क्लासिक कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये सारी वही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, देखिए ओवरहेड कॉस्ट क्या है, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जस्ट आपने इसको रीड कर लेना है। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, अब आप उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके नो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी 2-3 चीजें लिखी हुई हैं ये आप समझ लें कि आपके लिए फॉर्मूलाज हैं न्यूमेरिकल के लिए। ये मैं आपको सीजीएस स्टेटमेंट के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो 2-3 फॉर्मूलाज अभी आपके सामने शो हो रहे हैं, एक होता है बेटा प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अगर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 10,000 और मैं कहता हूं लेबर कॉस्ट इज 5,000, तो आपने 10,000 को 5,000 में ऐड किया तो आंसर निकला 15,000। अब 15,000 को जब आप लिखेंगे तो वो जो 15,000 बेटा आपका आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, तो आपका फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, यानी मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को जब आप प्लस कर देंगे तो वो आपके पास प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा, प्राइम कॉस्ट के अंदर जब आप एफओएच को ऐड कर देंगे, देखिए 15,000 आपके पास आई थी प्राइम कॉस्ट। मैं कहता हूँ जी फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें कोई रेंट है, जिसमें कोई बिजली के बिल है, कुछ मैंने बोला, और वो मिला के तकरीबन 20,000 वो है। तो 15,000 में आपने 20,000 मजीद ऐड किया तो वो आपके पास बेटा कौन सी बन गई? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यानी प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना है तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। पेपर में बेटा आपको ये छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। मैं आपको बोलूंगी प्राइम कॉस्ट इज 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज 30,000, तो टेल मी व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपने क्या करना होगा, आपने सिंपल प्राइम कॉस्ट के अंदर उस आपने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे दूं, प्राइम कॉस्ट दे दूं और मैं कहूं जी फैक्ट्री ओवरहेड निकालें, तो प्लस माइनस करके बेटा आपने इक्वेशन को आगे पीछे करके आपने क्वेश्चन को निकाल लेना है। एंड लास्ट वन इज कन्वर्जन कॉस्ट। ये आगे भी आएगा, अभी आप सिर्फ इसको देख लें। अभी मैं जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का स्केच दिखाऊंगा
उस स्केच के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, उस स्केच के अंदर 5 चीजें आएंगी। यहाँ तो इसने सिर्फ 3 चीजें बताएंगे ना, वहां पे 5 चीजें आएंगी, वहां पे 2 चीजें मजीद ऐड होंगी। वो हमारी अभी नेक्स्ट जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उस वहां पे मैं जाके आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए दी थी, वो कैसे बनती है वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। कन्वर्जन कॉस्ट बेटा क्या होती है? डायरेक्ट लेबर में जो आपके पास डायरेक्ट लेबर है, अगर आप सिर्फ उसमें एफओएच ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, प्राइम कॉस्ट के अंदर मटेरियल होता है, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर होता है, और नीचे दोनों में एफओएच ही ऐड हो रहा है। तो प्राइम कॉस्ट में आप मटेरियल को ऐड करते हैं और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आप लेबर को ऐड करते हैं एफओएच के अंदर, तो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले आपने वैसे ही याद कर लेने, छोटे छोटे फॉर्मूलाज एक एक लाइन के, तो ये आपको पता होना चाहिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। ओके बेटा, थोड़ा सा अब आगे आते हैं। कॉस्ट को बेटा हम 2 मेजर कैटेगरीज में और भी डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ये देखिए लिखा है डिवीजन ऑफ कॉस्ट एंड बिहेवियर। एक हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। क्या फर्क होता है वैसे दोनों में? बड़ा बेसिक सा ये, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जी शाहिद अली साहब, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क है? सर जी जी चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ वेरिएबल कॉस्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। फिक्स ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ मतलब फिक्स रेट ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ। जी बेटा फरवा। अच्छा बेटा जी, बेटा मैं जिनके नाम कॉल करता हूँ आप मुझे आंसर दिया करें, अगर नहीं भी आता तो इट्स ओके, एक्सक्यूज कर लिया करें, लेकिन मैं ये फिर समझता हूँ कि आप लोग शायद नहीं बैठे हुए। डिक्रीज नहीं होती थोड़ा लाउड बोले बेटा। सर, फिक्स्ड कॉस्ट है ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती वो है। चेंज होती रहती है, बिल्कुल। शाहिद ने भी सही बताया था, आपने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बेटा जिसका जो विच ऑलवेज रिमेन फिक्स। आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिया, वो कॉस्ट आपकी फिक्स रहनी है। वेरिएबल कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो विद द प्रोडक्शन लेवल आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। चाइनीज की बेटा अगर हम एग्जांपल लें तो चाइनीज का जो खिलौना है आपको घर पे बैठे बैठे 60-70 रुपए, 80 रुपए का या 100 रुपए का मिल जाता है। अब हम अंदाजा करें कि चाइना में उसकी प्रोडक्शन होती है। मैं आपको बताने लगा फिक्स कॉस्ट का वो कैसे बेनिफिट उठाते हैं। चाइना में वो प्रोड्यूस होता है, चाइना से होते होते पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते वो 5-7 हाथों में से गुजर के हमारे तक पहुंचता है, वो भी अपना प्रॉफिट लेते हैं, फिर भी वो हमें 100 रुपए का मिल जाता है। जो बेटा फिक्स कॉस्ट होती है, चाइनीज क्या करते हैं कि वो एक दफा इंस्टॉल कर लेते हैं मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन लगी 2 लाख रुपए की, वो आपने इंस्टॉल कर ली। अब वो उस मशीन के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं, वो इतनी प्रोडक्शन लेते हैं उस मशीन से कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट है इट नियर अबाउट जीरो होती नहीं, लेकिन वो इतनी कम हो जाती है उनकी फिक्स कॉस्ट की उनको ना होने के बराबर पड़ती है। सिर्फ उनको कौन सी कॉस्ट पड़ती है? वेरिएबल मीन जो उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लास्टिक वगैरह लगता है, सिर्फ उनको वो कॉस्ट पड़ती है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल पहले समझिएगा कि फिक्स कॉस्ट कैसे चेंज होती है। एक रूम है, उसका रेंट है 1000, ये फिक्स कॉस्ट है, 1000 रुपया पे कर रहे हो। वहां पे आपने 2 बंदे रहना शुरू हो गए। अब कॉस्ट बेटा कितनी पड़ेगी 2 लोगों के हिसाब से? 500-500 रुपया ही से आएगा उनके। उसी रूम के अंदर आप बंदे रहना शुरू हो गए 4, तो कॉस्ट होगी 250 रुपए चारों के ऊपर। उसी रूम के अंदर बंदे रहना शुरू हो गए 10, तो 100 रुपया कॉस्ट आ गई उसी रूम के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको मैं तो प्रोडक्शन के ऊपर लेके आता हूँ। उसी रूम के अंदर बेटा अगर आपके बंदे रहने हो गए शुरू हो गए 100, तो ये पॉइंट्स में कॉस्ट चलेगी आपकी। अब एक मशीन है, एग्जाम्पल सुनिएगा, 2 लाख रुपए की आपने इंस्टॉल की। आप उस मशीन से बनाते हैं यूनिट तकरीबन कोई 10,000 फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप जब तकसीम करोगे 2 लाख को 10,000 के ऊपर, तो आपको कॉस्ट पड़ जाएगी कि पर यूनिट आपको कितने का पड़। उसी मशीन के ऊपर 2 लाख की जो आपने मशीन थी उसके ऊपर आपने 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो 2 लाख को 2 लाख पे तकसीम करो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है फिक्स कॉस्ट 1 रुपया। उस जो 2 लाख रुपए की आपने मशीन इंस्टॉल की, आपने उसके ऊपर प्रोडक्शन शुरू कर दी 4 लाख। अब बेटा आपकी जो कॉस्ट है वो पॉइंट्स में जाना शुरू हो गई। तो चाइनीज क्या करते हैं कि वो एक दफा फिक्स कॉस्ट लगा लेते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन, जितनी उस मशीन के अंदर हिम्मत है, वो सारी की सारी प्रोडक्शन उस मशीन से लेते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है कि हम मशीन तो इंस्टॉल कर लेते हैं करोड़ों रुपए की,
लेकिन हम उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं लेते। जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं लेंगे तो उस मशीन की जो कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर ज्यादा पड़ेगी। जैसे मैंने रूम की एग्जांपल दी कि अगर एक रूम में 10 बंदों की कैपेसिटी है लेकिन वहां पे बंदा सिर्फ एक रह रहा है तो 1000 रुपये वो अपनी पॉकेट से पे करेगा। लेकिन अगर उस रूम के अंदर 10 बंदे रह सकते हैं तो वो कॉस्ट आपकी 100 रुपये आपके हिस्से में आएगी। सो दैट्स व्हाई फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बेटा विच ऑलवेज रिमेन फिक्स। लेकिन बेटा इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लेवल। जब आप इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं तो पर यूनिट के ऊपर इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि वेरी करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अगर आपने 5 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 5 यूनिट का प्लास्टिक लगेगा, 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 10 यूनिट का प्लास्टिक लगेगा, 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 20 यूनिट का प्लास्टिक लगेगा। तो चाइनीज क्या करते हैं कि वो फिक्स कॉस्ट को ना होने के बराबर कर देते हैं और सिर्फ उनको कॉस्ट कौन सी पड़ती है? वेरिएबल, वो जो प्लास्टिक की कॉस्ट पड़ती है उनको, और उसके बाद फिर वो प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। इसी वजह से बेटा वो चीजें आपको सस्ती मिलती हैं कि वो ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं एक चीज की, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट है विच ऑलवेज नियर टू जीरो होती नहीं है, जीरो लेकिन 0.00 में चली जाती है और सिर्फ उनको वेरिएबल कॉस्ट पे करनी पड़ती है। दोनों को प्लस करते हैं, उसके बाद वो प्राइस डिसाइड कर लेते हैं 70, 80, 90, 100 जो भी उनको जहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये बेटा सर पाकिस्तान में प्रोडक्शन रेट कम क्यों होता है? मतलब इसके बेटा प्रोडक्शन पाकिस्तान में कम इसलिए होती है, उसकी बेटा रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत से अदर फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस का है। हम प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर एक दिन के अंदर हमने मशीन चलानी है 8 घंटे तो 4 घंटे लोड शेडिंग होती है तो 4 घंटे हम चला सकते हैं, 4 घंटे हमारी मशीन ही बंद रहती है। मैं रीजन बता रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, एक मशीन की कैपेसिटी है कि वो 8 घंटे मुसलसल काम करके ह्यूज प्रोडक्शन दे सकती है, तो हमारे पास पीछे मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं होता कि हम उतनी प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी होती है, सरमाए की कमी होती है कंपनियों के पास। नंबर 3, अगर आप ये भी पूरा कर लेते हैं, ये भी आप फुलफिल कर लेते हैं कि आपके पास कैपेसिटी भी पूरी है, यहाँ पे लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, फिर भी अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करते तो उसकी रीजन बेटा लेबर हो सकती है। बाद दफा लेबर स्ट्राइक पे चली जाती है, आपके पास लेबर पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम बेटा चाइनीज के अंदर नहीं है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको एनर्जी का क्राइसिस भी फेस नहीं करना पड़ता, वहां पे लेबर भी ह्यूज अवेलेबल है, वहां पे मटेरियल भी बहुत मकदार में अवेलेबल है। तो जहां याद रखिएगा, अगर एक चीज आपको 10 घंटे मैक्सिमम चला के आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है तो हमें 10 घंटे इसको चलाना चाहिए। जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, उसका नुकसान नहीं होगा आपको। एक चीज पड़ी पड़ी यहाँ पे खराब हो जाती है, एक मशीन है हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, अब कॉस्ट तो हम बेयर कर चुके हैं, वो कॉस्ट तो हमें पड़नी है उसका, क्योंकि वो हम एक्सपेंस कर चुके हैं। लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे आप बना रहे हो 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, इसीलिए बेटा हमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ती है। तो ये बहुत सारी बेटा इंटरनल फैक्टर्स है हमारे मुल्क के, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। वरना कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं चाहती बेटा, उसको पता होता है कि मैंने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है। तो अब आप देख लें, चाइनीज की मैंने आपको एग्जांपल दी कि 60-70 रुपए वाला खिलौना जो आपको 60-70 का मिल रहा है, वो कितने हाथों से प्रॉफिट लेके आया होगा। हर बंदे ने अपने जो तौर पे प्रॉफिट लिया होगा 5-5, 10-10 रुपए, फिर भी आपको 60-70 रुपए का मिल रहा है। तो बेटा उन्होंने ढेर लगाए होते हैं, कमरे भरे होते हैं प्रोडक्शन कर करके, इसी वजह से कि उनको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। तो ये बेटा इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। ये बेटा अक्सर कुछ और पूछना चाह रहे हैं बेटा? इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगी। बेटा आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोले। चाइनीज अगर देखा जाए तो अपना माइक बेटा अपने मुंह के करीब करें जरा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आपने क्या पूछा मुझे अभी। सर मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह तो जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पे भी, उस पे क्या? सर चलिए आगे मैं व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी। नहीं इट्स ओके बेटा, असल में ना आपकी आवाज बीच में इंटरप्ट हो जाती है, तो आपने बोला इस तरह वेरिएबल कॉस्ट भी, आगे मुझे समझ नहीं आपने क्या बोला। वेरिएबल कॉस्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि चाइनीज जो है वो उनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो ज्यादा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बॉल पॉइंट बनाने के ऊपर आपकी जो प्लास्टिक लगती है फॉर एग्जांपल वो 5 रुपए की लगती है। 2 बॉल पॉइंट बनाएंगे तो वो 10 रुपए लगेंगे, 3 बॉल पॉइंट बनाएंगे वो 15 रुपए लगेगी, 4 बनाएंगे वो 20 रुपए लगेगी। लेकिन ये तो इतने रुपीज का ही लगना है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन साथ साथ आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट वो उतनी रह जाएगी, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर एक बॉल पॉइंट 5 रुपए की बन रही है, अगर आपकी कॉस्ट 20 रुपए आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको 4 पे डिवाइड किया तो अगेन 5 रुपए निकल आएगी। मसला बेटा जो करती है वो फिक्स कॉस्ट करती है, क्योंकि जब आपने फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है, अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको रूम की, एक रूम उसका 1000 रुपये आपने देना ही देना है पॉकेट से। अब उसकी कैपेसिटी है 10 बंदे रहने की, आपने वहां पे बंदा एक रखा हुआ है, तो आपको एक बंदे की कॉस्ट 1000 रुपया पड़ रही है। अगर आप वहां 10 बंदे रख देंगे तो वो 10 बंदों के ऊपर आपकी कॉस्ट 100 रुपया डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब 10 चीजें आपने प्रोड्यूस कर ली। अगर आपने एक बॉल पॉइंट प्रोड्यूस की तो एक बॉल पॉइंट के ऊपर आपको 1000 रुपया पड़ा। अगर आपने 10 बॉल पॉइंट्स प्रोड्यूस की तो आपको 100 पड़ा। अगर आप 1000 बॉल पॉइंट्स प्रोड्यूस कर देंगे तो आपको 1 रुपया कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ। अब अंदाजा करें, जहां पे आपको 100 रुपया कॉस्ट पड़ रही थी, वहां पे आपको 1 रुपया कॉस्ट पड़ रही है। 1000 की बजाय 2000 कर दें, पॉइंट्स में चली जाएगी, तो ये कॉस्ट तो आपकी ना होने के बराबर रह जाएगी जो फिक्स वाली है। तो फिर कौन सी पड़ेगी? सिर्फ वेरिएबल, जो प्लास्टिक लगेगा इसके ऊपर, वो आप बियर करेंगे और उसके बाद उसकी आप प्राइस डिसाइड कर दोगे उसके ऊपर, इतनी प्राइस हमारी होगी तो हमें फायदा होगा। तो फिक्स कॉस्ट को बेटा हमेशा कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश की जाती है ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन लें। बाकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करेगी। अगर चीज महंगी मिलेगी तो महंगी बनेगी, चीज सस्ती मिलेगी तो सस्ती बनेगी आपके लिए। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करते हैं। ये भी बेटा आपकी जो वीडियो ये एंड होने लगी है, तो आपने मुझे दोबारा ज्वाइन करना है। ओके, मैं आपको सिर्फ मेन चीजें बेटा इसमें से बताऊंगा, जो चीजें आपने पढ़नी है। उसके बाद फिर जो मेन फोकस है वो मेरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलें, ये भी छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बेटा, ये भी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर दिया था। तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज है इंपॉर्टेंट वाली, वो मैं वन बाय वन यहाँ पे एक एक लाइन में आपको बताता जाऊंगा। बाद में आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम सीटीएस की तरफ मूव करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो हमारी, इसका स्केच मैं आपको बताऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। वो हमारा मेन फोकस होगा। बाकी जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी सिर्फ आपने एमसीक्यूज बेस के लिए याद करनी है, या फिर आप लोगों ने वैसे जस्ट कॉन्सेप्ट्स के तौर पे याद करनी है कि दो लाइनों में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। कॉस्ट यूनिट क्या होता है बेटा? जो पर यूनिट हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको कॉस्ट यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल पॉइंट बनाई, मैंने कहा ये बॉल पॉइंट मुझे कितने की पड़ी? मैं कहता हूँ ये मुझे बॉल पॉइंट 3.5 रुपीज की पड़ी। तो बेटा जो 3.5 रुपीज है ये मेरा कॉस्ट यूनिट है। तो पर यूनिट कॉस्ट को हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जिस तरह ये देखिए एग्जांपल देखें, बॉल पॉइंट फॉर अ बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बोतल फॉर, अब एक बोतल जो कंपनी बनाने वाली है उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट उसको बोतल पे पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम एक बोतल पीते हैं, वो 30 रुपीज की हमें मिलती है। अब कंपनी को वो कितने की पड़ी? 20 रुपए की, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट। वो आगे कितने की सेल करता है डजंट मैटर, हमें घर में कितने की पड़ रही है, क्योंकि हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कितने की पड़ रही है। कॉस्ट सेंटर बेटा क्या होता है? जिस जगह के ऊपर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस पूरी जगह की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट सेंटर होता है। यानी फॉर एग्जांपल जिस कंपनी के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस कंपनी की जो पूरी कॉस्ट होगी वो आपके लिए कॉस्ट सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल वो कोई वर्कशॉप हो सकती है, वो कोई मिल हो सकती है, वो कोई ब्रांच हो सकती है, वो कोई डिवीजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस फैक्ट्री में ये बॉल पॉइंट बन रही है, उस फैक्ट्री की जो पूरी कॉस्ट होगी, जिसके अंदर लेबर, रेंट, हर चीज शामिल होगी, उस कॉस्ट को बेटा हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। रेवेन्यू सेंटर बेटा सिंपल, वो डिपार्टमेंट जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा उसको रेवेन्यू सेंटर कहेंगे। यानी आपका सेलिंग डिपार्टमेंट, अब जो आपका सेल डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है? चीजों को मार्केट में सेल करके रेवेन्यू जनरेट करना। तो वो डिपार्टमेंट जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू सेंटर। और प्रॉफिट सेंटर बेटा सिंपल सी बात है कि वो डिपार्टमेंट, वो डिविजन्स जो आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। यानी जब आप प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करेंगे तो उसके बाद जो आपका प्रॉफिट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट सेंटर। तो डेफिनेटली बेटा सेल डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल होता है। सेल्स वालों ने सेल्स करनी होती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी थी, हमारी सेल्स कितनी हुई, उनके प्लस माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कि मैं प्रॉफिट में गए या हम लोग लॉस में गए। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स बेटा, जब आप लोग न्यू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जहां पे भी आप न्यू इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। आपने एक नई ब्रांच ओपन कर ली, आपने एक नई डिवीजन ओपन कर ली, या आपने किसी नई जगह पे पैसा लगा लिया, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, या कंपनीज के अंदर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उसने ये डिसाइड करना होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो अब कंपनी को नया कौन सी ब्रांच ओपन करनी चाहिए, कहाँ पे ओपन करनी चाहिए। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट प्लानिंग करते हैं बेटा उनको आप इन्वेस्टमेंट सेंटर्स कहते हैं। अच्छा, आगे बेटा रेलिवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं।
रेलिवेंट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होती है, यानी ऐसा अगर आप प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ भी सकती है, ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, यानी ये कॉस्ट हमेशा आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि यार मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे 10 बंदे हैं, मैंने 5 बंदे मजीद हायर कर लिए, ये मैंने डिसीजन लिया, तो वो जो 5 बंदे आपने हायर किए बेटा उनकी सैलरीज इंक्रीज होगी, जब सैलरीज इंक्रीज होंगी तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर आप कुछ इंप्लॉयज को जॉब से निकालते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर भी आएगा, क्योंकि कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, इंप्लॉयज की सैलरी से आपको नहीं देनी पड़ेगी तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो हर वो कॉस्ट बेटा जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, वो रेलिवेंट कॉस्ट है। इनरेलिवेंट कॉस्ट बेटा क्या कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्टली मतलब इफेक्ट नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है पिछले साल, प्रोडक्शन आपकी हो रही है, वो पिछले साल की आपने खरीदी हुई है, आप उसको सेल करने या परचेज करने पे हमें हमारी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो है हमारा हिस्सा ही, हमारी हमारी यानी कि आपकी जो कंपनी है उसी का हिस्सा है, लेकिन उसके चेंज होने से पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर मुझे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। एम्प्लॉयज को निकालने से, एम्प्लॉयज को भर्ती करने से मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही थी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही थी। एक चीज मैंने पिछले साल की खरीद के रखी हुई है, अब अगर मैं उसको बेचता हूँ या नहीं बेचता या उसका डिसीजन नहीं लेता, वो पड़ी हुई है, उसका मेरी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो उसको बेटा हम बोलेंगे इररेलेवेंट कॉस्ट। तो बेटा आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे अभी, ठीक है? अभी ये खत्म हो रही है तो मुझे दोबारा ज्वाइन करके मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ।